वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 विच इज सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेल के बारे में अभी तक हमने 6th से लेकर 9th तक जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है उन सभी को सम अप करके हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है सेल द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं, ठीक है। सो द सेल इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल ही रिस्पॉन्सिबल है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। जैसे जब भी हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना है, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल हम पढ़ते हैं सेल के केस में, वो ये है कि जब भी कोई एक वॉल का क्रिएट करते हैं हम वॉल, तो उसके लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ली जाती है वो हम लेते हैं एक ब्रिक, ठीक है। मल्टीपल ब्रिक्स को एक साथ ज्वाइन करके हम एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी भी कलर शेप का हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी शेप का एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉल क्रिएट कर रहे हैं तो ये हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये हम स्मॉल यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कर करके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, ब्रिक हो गई। इसी तरीके से जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए भी हमें छोटी छोटी यूनिट्स को ही ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या हो जाती हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है इन्हें हम सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्स हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं। द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एंड मैनी मोर। हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तो ये फंक्शंस कौन कर रहा है, ठीक है। इन सभी फंक्शंस को कंडक्ट करने के पीछे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज होगी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज है वो क्या है, वो ये सेल्स है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, एक ही सेल है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है, नहीं। हर एक सेल डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में हेल्प करता है। हर एक सेल ऑर्गेनाइज है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करता है। जैसे कि जो लेबर्स हैं वो अपना वर्क करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो अपना वर्क कर रहे हैं, उसी तरीके से टीचर्स अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक इंसान अपने अपने एक प्रोफेशन को एडॉप्ट करता है और वो वही प्रोफेशन में जाता है। उसी तरीके से हर एक सेल एक स्पेसिफिक टाइप का ही फंक्शन चूज करती है और उसी टाइप के ही फंक्शंस को अपनी लाइफ टाइम तक वो परफॉर्म करती रहती है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, ठीक है। ये सभी सेल्स ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने नाम दिया टिश्यूज। जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने आपस में मिलकर ग्रुप बनाया तो उससे क्या बने, ऑर्गन्स बने। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करा एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। कैसे हुआ ये, सेल्स है, सेल्स ने आपस में मिलकर काफी मल्टीपल सेल्स ने एक ग्रुप क्रिएट करा, उस ग्रुप को हमने नाम दिया टिश्यूज। इसी तरीके से टिश्यूज ने मिलकर फिर एक ग्रुप क्रिएट करा, उसे हमने नाम दिया ऑर्गन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गन किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पे हम हार्ट की भी बात कर सकते हैं, स्टमक की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स की भी बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा मल्टीपल ऑर्गन्स की हम यहाँ बात कर सकते हैं। अब इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स अपने फंक्शन के
अकॉर्डिंग, जैसे कि स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी का एक कंबाइंड फंक्शन होता है हमारे डाइजेशन में, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन जो कि एक तरीके के फंक्शन में हेल्प करते हैं, उन सभी ने मिलकर जो है क्या बना लिया, एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हो सकता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स बन गए। एंड जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइन होते हैं तो उससे फॉर्मेशन होती है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एक सेल किस तरीके से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरह एक्ट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी माइक्रोस्कोपिक सेल के बने हुए हैं। यहाँ वर्ड माइक्रोस्कोपिक का यूज करा गया है, इट मींस सेल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम सेल्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम सेल को देख सकते हैं। These cells perform activities that contribute to the overall task of an individual. ये जो सेल्स हैं ये सभी साथ मिलकर ये ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे एक इंडिविजुअल में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो टू नोट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हम पढ़ते हैं दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं हम, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ये पढ़ते हैं कि वो एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। यहाँ पे वो सिंगल सेल उनके सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। बट जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये पढ़ाया जाता है कि वहाँ पे मल्टीपल सेल्स हैं और हर ग्रुप ऑफ सेल एक डिफरेंट टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बट क्या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन हुई क्या वो एक ही बार में मल्टीपल सेल्स बन गए? नहीं, उनकी जो फॉर्मेशन हुई वो भी एक सिंगल सेल से ही हुई। जैसे यूनिसेलुलर की फॉर्मेशन जो एक सिंगल सेल से होती है, उसी तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से ही होती है। यहाँ हम उस सिंगल सेल को नाम दे रहे हैं जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट वो सिंगल सेल है जो आगे चल के मल्टीपल डिवीजन करेगा। ठीक है, मल्टीपल डिविजन्स होंगे एंड इन मल्टीपल डिविजन्स की वजह से जो मल्टीपल सेल्स बनेंगी वो मल्टीपल सेल्स आगे चल के एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करेंगी। ठीक है, इनकी हेल्प से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज the same cell undergoes repeated division to give rise to a large mass of cell। ये जो सिंगल सेल है इसी में रिपीटेड डिवीजन होंगे जिससे एक लार्ज मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा। फर्दर द सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर वेरियस टास्क सच एज गिविंग सपोर्ट, प्रोड्यूसिंग सिक्रीशन एंड कैरिंग आउट न्यूमरस लाइफ एक्टिविटीज। अभी क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के सेल्स बन गए। ठीक है, अब हर सेल जो है स्पेशलाइज्ड हो जाएगा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कोई सेल जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, कोई सेल सिक्रीशन में हेल्प करेगा, कोई सेल जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो मैच्योर होने के बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो अपनी पूरी लाइफ टाइम जो है वही स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते रहेंगे। नेक्स्ट इज सेल द बेसिक स्टडी इन बायोलॉजी। अब सेल की जो बेसिक स्टडी है बायोलॉजी में वो क्या करते हैं? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इसमें बैक्टीरिया भी हम इंक्लूड करेंगे, वो भी किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है? बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक
in chemical composition and metabolic process. अब सेल में एक कॉमन चीज क्या है, जितनी भी सेल्स हैं चाहे वो कोई भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रही हो, उनकी जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि वो सभी का जो केमिकल कंपोजिशन है एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो सभी की सेम होती है. ऑल लिविंग बीइंग्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो सभी किससे बन के आ रही हैं, वो सभी बन रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से. प्री एग्जिस्टिंग सेल का क्या मतलब होता है, वो सेल जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी. जैसे हर एक सेल का अपना एक लाइफ पीरियड होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबकी एक लाइफ ड्यूरेशन होती है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की लाइफ ड्यूरेशन अब कम होके हो गई 65 इयर्स. ठीक है, तो अप्रॉक्स ये मान लेते हैं 65 के बाद जो है एक ह्यूमन बीइंग डाई कर गया. क्यों? क्योंकि उसका लाइफ पीरियड उतना ही था. उसी तरीके से सेल्स का भी एक अपना लाइफ पीरियड होता है. अगर कोई सेल है, फॉर एग्जांपल इस सेल का लाइफ पीरियड है 120 डेज का. ठीक है, तो ये सेल 120 डेज तक जब भी ये सेल डिवीजन करेगी तो ये मल्टीपल सेल्स बनाएगी. ठीक है, ये अपने से मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाएगी, फिर वो डॉटर सेल्स आगे चल के जो है और डॉटर सेल्स बनाती जाएंगी. तो इस तरीके से सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है वो चलती रहती है. ठीक है, बट अब आफ्टर 120 डेज ये सेल जो है डेथ करेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका लाइफ पीरियड जो था वो ओवर हो गया. तो अब इससे जितनी भी सेल्स बनी होंगी हम उन्हें क्या कहेंगे कि इन सभी सेल्स की फॉर्मेशन किससे हुई, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई, एक उस सेल से हुई जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, इन सभी की फॉर्मेशन किससे हुई, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ऐसे ही कहा जाता है इवोल्यूशन में कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, हम सभी लिविंग सेल्स किससे आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए हैं. लाइफ अर्थ पे कैसे आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई है. ठीक है, तो उसी तरीके से है कि जब भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है तो वो किससे बनती है, एक पुरानी सेल से बनती है. इसके बाद है सेल्स हाउ मेनी. ठीक है, अब सेल्स का नंबर हम देखते हैं कितनी सेल्स हैं. द लार्जर एन ऑर्गेनिज्म द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी. ये कहा जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का साइज कितना बड़ा है उतना ही ज्यादा उसमें नंबर ऑफ सेल्स होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एंट की बात करते हैं एंड एक एलिफेंट की बात करते हैं. ठीक है, दोनों की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक, बट यहाँ क्या है, दोनों ही कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर. तो यहाँ पे एंट एंड एलिफेंट दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. बट डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स दोनों में डिफरेंट है. जहां एंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सेल होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू एन एलिफेंट. क्यों? बिकॉज एलिफेंट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा लार्जर है एंट के साइज से. ठीक है, अगर हम ऐसे सोचें कि अगर हम ये सोच लेते हैं कि चलो हम एक एंट को ही बना रहे हैं. ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम चाहिए होंगे. क्यों? अप्रॉक्स 1000-2000 सेल्स को ज्वाइन करके हमने एक एंट बना लिया. बट वहीं अगर एक एलिफेंट को हमें बनाना है तो उसके लिए हमें 1000-2000 सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हमें मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि सेल का साइज ही इतना छोटा है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते. The smallest cell are certain bacteria, red blood cells in the human body, etc. यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट सेल की बात हो रही है जो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है. एंड ह्यूमन बॉडी में इट इज रेड ब्लड सेल विच इज स्मॉलेस्ट. इसके बाद है द लॉन्गेस्ट सेल इन द इज द नर्व सेल. सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल्स. नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज something like this. ये है नर्व सेल्स का न्यूक्लियस. These are dendrites.
स्ट्रक्चर है इट इज सेल बॉडी। इसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम माइलिन शीट कहते हैं। एंड दिस इज एक्सॉन एंडिंग। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारी नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर है। एंड ह्यूमन बॉडी जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल है वो हमारी नर्व सेल्स ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल आर द बर्ड्स एग। एक्चुअली द सेंट्रल येलो स्फीयर, द ऑस्ट्रिच एग बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस is the largest single cell in the living world today। अभी हमने दो टाइप की सेल्स देखे, एक सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट सेल देखा, उसके बाद हमने लॉन्गेस्ट सेल देखा। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट सेल। यहाँ पे एज अ लार्जेस्ट सेल हम बर्ड्स के एग को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एंड उसमें भी हम एग के येलो स्फेरिकल पार्ट जो है उसको हम कह रहे हैं क्या, लार्जेस्ट सेल। ठीक है, अब बर्ड्स के डिफरेंट टाइप के एग्स होते हैं। अब पार्टिकुलरली कौन सा सबसे लार्जेस्ट सेल है, तो वहां पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच के एग की। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट या सेल है। ठीक है, कब, बिफोर इट्स डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि जब उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगी एग में तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनने लगेंगी। तो इस केस में हम इसको लार्जेस्ट सिंगल सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, सिंगल सेल हम तब कहेंगे इसे जब ये सिर्फ एज अ सिंगल स्फीयर ही प्रेजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के सेल होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो एन एवरेज साइज्ड एडल्ट ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। एक अडल्ट ह्यूमन में तकरीबन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 200 सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन द होल बॉडी। यहाँ पे होल बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं एंड 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट इज सेल शेप। सेल शेप में हम डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे जो कि रिलेटेड है उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो कि वो परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन रेड ब्लड सेल are circular and biconcave for easy passage through blood capillaries and to transport oxygen। यहाँ ह्यूमन रेड ब्लड सेल कैसा है, ये सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव शेप का है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज इसका शेप ऐसा है तो इसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट ये है कि ब्लड कैपिलरी से रेड ब्लड सेल अपने सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से इजीली उस पैसेज से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये है ब्लड कैपिलरीज एंड इस तरीके का शेप है हमारी आरबीसीज का। तो इस शेप, पार्टिकुलर शेप की वजह से इनको इजी होता है ब्लड कैपिलरी से मूव करना। नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स आर एमीबॉइड, मींस अमीबा लाइक मूवमेंट विद pseudopodia that can squeeze out through capillary walls। अब व्हाइट ब्लड सेल कैसी है, व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड है, मींस इसका अमीबा जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अमीबा जैसे क्या कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, नहीं, अमीबा का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। आप जो भी स्ट्रक्चर बोर्ड पे बना रहे हैं, अपनी कॉपी में बना रहे हैं, वो अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जिस तरीके से अमीबा का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता उसी तरीके से हमारी डब्ल्यूबीसीज का भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, अमीबा के पास क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपने फॉल्स लेग या फॉल्स हेड्स क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ये तब करता है जब उसके पास कोई उसका फूड प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी सिस्टम है, हमारे पास हैंड्स हैं, माउथ है। ठीक है, हम हैंड्स की हेल्प से, माउथ की हेल्प से अपने फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। बट अमीबा के पास ऐसे कोई फीचर्स उसके पास नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए वो फॉल्स हैंड्स क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से वो अपने इस फूड को अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, इस
तरीके से अमीबा ने अपने फूड को अपने तक बॉडी तक ले आया। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के पास ये प्रॉपर्टीज क्यों है? व्हाइट ब्लड सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स को किल करना या डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, सो जब भी व्हाइट ब्लड सेल्स को ये पता चलता है कि उनके एनवायरनमेंट में कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, ठीक है, कोई एंटीजन आया है, तो उस केस में व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती हैं ताकि वो उस फॉरेन पार्टिकल को या उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी WBCs के पास, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स के पास। सो इससे पहले हमने एक लाइन और देखी, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाइट ब्लड सेल कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स। सो अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है कैपिलरी वॉल से क्यों स्क्वीज आउट हो रहे हैं? ठीक है, सो ये कैपिलरी वॉल्स है, यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये यहाँ से मूव कर रही है। अब इन्हें सिग्नल मिला कि आउटर एनवायरनमेंट में कोई एंटीजन आया है। ठीक है, एग्जाम्पल ये आउटर एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कुछ एंटीजन्स आए हैं, इस तरीके का सिग्नल मिला व्हाइट ब्लड सेल्स को। सो अब ये क्या करेंगे, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसमें से स्क्वीज आउट होके ये बाहर एनवायरनमेंट में चली जाएगी ताकि इसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। सो ये प्रॉपर्टी है व्हाइट ब्लड सेल्स की। अब फिर पीछे चलते हैं, नर्व सेल्स की बात करते हैं। नर्व सेल्स आर लॉन्ग इनफ टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे अब हम नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये इम्पल्स कंडक्ट करते हैं बॉडी के डिस्टेंट पार्ट से उनके ब्रेन तक एंड ब्रेन से फिर बॉडी के डिस्टेंट पार्ट तक। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था नर्व सेल का स्ट्रक्चर। ये माइलिन शीट थी, न्यूक्लियस, ये आ गए डेंड्राइट्स, एक्सॉन, ये है एक्सॉन एंड ये पूरा है सेल बॉडी। ठीक है, ये है हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब क्या है, ब्रेन से जितना भी सिग्नल आता है वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है, बहुत ज़्यादा क्विक होता है इन द सेंस कि अगर हमें हल्का से भी किसी भी टाइप का बॉडी में सेंसेशन महसूस होता है तो वो हमें नैनो सेकंड से भी ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, तब हमें कोई इतना ज़्यादा जल्दी जो है हमें सिग्नल पहुँचाना है तो उसके लिए जो सेल्स होने चाहिए वो लॉन्ग होने चाहिए। अगर वो लंबे सेल्स होंगे तो सिग्नल बहुत ज़्यादा तेज़ी से पहुँचेगा। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो 1 बाय 1 एक दूसरे से अरेंज होते हैं, तो जितना भी ब्रेन का सिग्नल होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जिस भी टाइप का उनको सिग्नल मिल रहा है उस टाइप का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं ताकि ब्रेन वो चीज़ प्रोसेस करके हमें बताए कि हाँ अभी हमें हीट सेंसेशन हो रहा है, अभी हमें कोल्ड सेंसेशन हो रही है, जिस भी पर्टिकुलर टाइप का सेंसेशन है बॉडी में। इसके बाद है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर्स इन द लीव्स आर बीन शेप्ड टू ओपन एंड क्लोज इट। ठीक है, अब स्टोमेटल पोर में गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स हमारे लीव्स में बीन शेप के होते हैं एंड ये ओपन एंड क्लोज कराते हैं स्टोमेटल पोर्स को। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो बीन शेप स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट है एंड इसके अराउंड एक लेयर ऑफ सेल्स और प्रेजेंट होते हैं जिसे हम एपिडर्मल कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे
गार्ड सेल्स। कैसा शेप है इनका? बीन शेप है, ठीक है। ये हो गए स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प कराते हैं, ठीक है। अगर स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन है तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आएगा एंड ऑक्सीजन सेल से बाहर आउटर एनवायरनमेंट में जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या अपने टाइप ऑफ सेल्स के सारे प्रॉपर्टीज देख ली हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे है साइज एंड शेप ऑफ सेल, ठीक है। तो सबसे पहले है व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, नर्व सेल, इंटेस्टाइनल सेल, ओवम एंड स्पर्म। यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाए हैं, ठीक है। अब हर एक सेल शेप में एक दूसरे से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि हर एक सेल को एक डिफरेंट टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म करना है। WBC को एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना है एज कम्पेयर टू RBCs, ठीक है। बोन सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस है एज कम्पेयर टू RBCs, नर्व सेल के अपने डिफरेंट फंक्शन है, इंटेस्टाइनल सेल के अपने डिफरेंट फंक्शन है, ओवम के, स्पर्म के, हर एक पार्टिकुलर सेल का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेल्स एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड चीफ फंक्शंस। अब यहाँ पे सेल में जितने भी पार्ट्स हैं सेल के, या सेल ऑर्गेनेज है या सेल की वॉल्स है, उन सभी को हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है सेल का सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को हम एक नाम और दे रहे हैं विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स क्या है इसके? इट इज आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। इसके बाद इट लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। बट प्लांट सेल के केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के बाद आती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये है हमारी एनिमल सेल, ठीक है। अभी एनिमल सेल की जो मैंने आउटर बाउंड्री अभी ड्रॉ करी है, ये आउटर बाउंड्री क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। या इसको हम और क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये बात हो गई किसकी? ये बात हम कर रहे हैं एनिमल सेल की। अब इसके बाद हम देखते हैं प्लांट सेल। ये हो गया हमारा प्लांट सेल। अब यहाँ पे जो प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री मैंने ड्रॉ करी है, अब ये आउटर बाउंड्री क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी? नहीं, ये क्या है? ये है सेल वॉल, ठीक है। अब इसके अंदर एक बाउंड्री और हमने ड्रॉ करी। नाउ दिस बाउंड्री इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एनिमल सेल के पास एक सिंगल आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल के पास दो कवरिंग होती है, जहां पे सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल एंड उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज इट इज वेरी थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? ये काफी थिन है, फ्लेक्सिबल है एंड कैसी है? लिविंग मेम्ब्रेन है। फ्लेक्सिबल है, इट मींस ये कोई भी शेप एक्वायर कर सकती है, ये कोई भी शेप एक्वायर करने के लिए फ्रीली है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या है? इट पॉजेस फाइन पोर्स। यहाँ जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके पास जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स क्या होते हैं? पोर्स को आप होल्स की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि हमारी जो सेल है उस सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास हमने क्या देखा? फाइन पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, इतने बड़े बड़े पोर साइज हैं, इस पोर का साइज होगी 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब ऐसे पार्टिकल सेल के इन्वायरमेंट में, बाहर इन्वायरमेंट में या सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 10⁻⁻⁶
6 के पास है, ठीक है, या तो इससे कम या तो 10⁻⁻6। सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिकल जो है परमिट करेगी सेल मेम्ब्रेन कि वो या तो सेल से बाहर चले जाए या बाहर इन्वायरमेंट में से सेल के अंदर एंटर कर सके। जो पार्टिकल्स का साइज इससे ज्यादा होगा, ठीक है, इससे ज्यादा जितना भी किसी पार्टिकल का साइज होगा, सेल उस पार्टिकल को सेल के अंदर एंटर करने के लिए परमिट नहीं करेगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, सेलेक्टिव चीजों को ही वो सेल के अंदर परमिट करेगी। इसके बाद है इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। लिपोप्रोटीन क्या है? ये दो पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? लिपो है। लिपो क्या है? लिपो एक लिपिड कंपाउंड है एंड नेक्स्ट इज प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन आउटर एनवायरनमेंट को सेल के एनवायरनमेंट में से सेपरेट करके रखती है, ठीक है। इसके बाद इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। ये कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूट और आयंस की एंट्री को रेगुलेट करती है एंड इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। किस सेल की बात हो रही है? ओनली एनिमल सेल की बात हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के पास ही क्या है? एक सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर ही उसके पास मौजूद है, वो भी किसकी है? सेल मेम्ब्रेन की है। तो एनिमल सेल को उसका शेप कौन प्रोवाइड कराएगी? सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल, नॉन लिविंग रिजिड लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड लेयर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में है। नेक्स्ट इट इज फ्रीली परमेएबल। फ्रीली परमेएबल है, इट मींस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह किसी पार्टिकुलर साइज के या पार्टिकुलर पार्टिकल को ही एंटर नहीं करने देगी या उसको एग्जिट करने नहीं देगी सेल से। ये सभी के लिए खुली हुई है, ठीक है। जिसको भी सेल के अंदर आना है वो आ सकती है, जिसको भी सेल से बाहर जाना है वो आराम से जा सकता है। यहाँ पे किसी भी टाइप का जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। इसके फंक्शंस क्या है? इट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट सेल को रिजिडिटी एंड सेल शेप प्रोवाइड करा रही है। allows substance in solution to enter and leave the cell without any hindrance। इसके बाद क्या कर रही है? फ्रीली परमेएबल है, तो सब्सटेंस को इजीली जो है सेल के अंदर आने के लिए भी परमिट कर रही है एंड सेल से बाहर जाने के लिए परमिट कर रही है। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? All the parts together inside in the plasma membrane excluding nucleus। अब ये बताइए कि सेल में साइटोप्लाज्म कहाँ तक है, ठीक है। सो अगर हम एक सेल ड्रॉ करें, ठीक है, ये सेल की आउटर लेयर हो गई, एनिमल सेल है ये, ठीक है। अब एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? वो होगी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक का जितना भी पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज contain a mixture of water and soluble inorganic and organic compounds and various organelles। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं? इस साइटोप्लाज्म में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड काफी सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी हैं, ठीक है। तो सेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपैरेटस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
वैक्यूल्स है, ठीक है, लाइसोसोम्स है। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक का, मतलब या न्यूक्लियस को रिमूव करते जितना पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है इसका फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है तो हर एक ऑर्गेनल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन इट। सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सभी किसमें हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। इट इज अ मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप होता है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पाइरुविक एसिड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये चेन चली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर एक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इर्रेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, एक इर्रेगुलर नेटवर्क है डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का। इट इज कंटिन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड and the nuclear membrane on the inside. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लेयर से एंड उसका जो आउटवर्ड फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। मे बी स्मूथ और रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका एक स्ट्रक्चर बना के इसको देखते हैं। ये है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस से ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट हो रही है डबल लेयर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये पूरी है हमारी सेल। अब इनसाइड पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसकी तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ है। आउटसाइड पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। ये किस बेसिस पे हमने कहा, राइबोसोम्स के बेसिस पे। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है, अगर इसके साथ राइबोसोम अटैच है तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो फोल्ड्स हम देख रहे हैं ना, मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो डबल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं इन्हें हम सिस्टर्नी कहेंगे। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस कर रहा है दो चीजों की, ठीक है। अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मींस इसके पास राइबोसोम अगर अटैच है तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, इसके साथ जो राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो ये सिंथेसिस करेगा लिपिड्स या फैट्स। हम चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड की तरफ, ठीक है। यहाँ इसके फंक्शन में क्या कहा जा रहा है, इट प्रोवाइड्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल एंड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। ये फंक्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत एक फेमस लाइन जो क्लास 6 स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हैं वो ये है कि इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं, इट मींस ये पूरी सेल को जनरेट कर रही है, पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम खुद को खाना ना मिले हमें तो क्या हमारी बॉडी में एनर्जी होगी पूरे दिन भर के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, तभी तो हम अपने सारे फंक्शंस कर सकेंगे, स्कूल जा पाएंगे, ट्यूशन जा पाएंगे
और खेलना कूदना जो भी एक्टिविटीज है वो सारी परफॉर्म कर सकेंगे। उसी तरीके से अगर सेल को एनर्जी नहीं देने वाला कोई होगा तो सेल भी अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, एंड अगर सेल सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो उसका भी अल्टीमेटली अफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे। ठीक है, सो ऑफ वेरियस शेप बट यूजुअली सॉसेज लाइक। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करी जा रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट टाइप होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा उसके शेप्स होते हैं, बट उसमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन शेप है वो ऐसा है, सॉसेज की तरह शेप है इसका। इसके बाद क्या है, ये भी डबल वॉल है, इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स व्हिच इज क्रिस्टी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल्स जो है उनमें भी एक पार्टिकुलर टाइप का डबल फोल्ड्स दिखाई दे रहा है। इन डबल फोल्ड्स को हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी कह रहे हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डबल फोल्ड्स को हमने क्या कहा था, सिस्टर्नी कहा था, बट माइटोकॉन्ड्रिया के केस में इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। इट हैव देयर ओन डीएनए कंटेनिंग सेवरल जीन्स। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, एंड आल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स। तो दो नई चीजें हमने क्या देखी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी है एंड उसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्टोर्स एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमने ये पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड का इनिशिएशन हुआ, तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया में वो इसको यूज करके एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा एंड स्टोर करेगा उस एनर्जी को। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। नाउ अभी रेस्पिरेटरी प्रोसेस करने के लिए हमें जितनी भी एंजाइम्स की नीड है उनका भी सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद करता है। इसके बाद हम देखेंगे गोल्गी एपरेटस। टर्म गोल्गी एपरेटस हम एनिमल सेल में यूज करते हैं एंड डिक्टियोसोम्स हम यूज करते हैं प्लांट सेल्स के केस में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक। अब इनके पास जो है मेम्ब्रेन सेक्स जो है वो काफी फ्लैट टाइप के हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ट्यूबल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इसके पास तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ट्यूबल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इनके भी स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में गोल्गी एपरेटस में इस टाइप से सेक्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें वैक्यूल्स भी होते हैं, कुछ कुछ जगह पे जो है वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है गोल्गी एपरेटस का। ठीक है, अब ये गोल्गी एपरेटस फंक्शन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ये सिंथेसिस या सिक्रीशन कराता है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। इसमें क्या है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है गोल्गी एपरेटस में। ये गोल्गी एपरेटस है। गोल्गी एपरेटस का एक फंक्शन और होता है, वो है पैकेजिंग का, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से कोई सब्सटेंस आया है गोल्गी एपरेटस के पास, तो गोल्गी एपरेटस जो है उस पार्टिकल को लेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा एंड उसे उस जगह ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल के जिस पार्ट में उसकी नीड है। इसके बाद हमने सिंथेसिस में एक चीज और देखी थी कि गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है, स्पर्म के एक्रोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। अभी स्पर्म का एक्रोसोम क्या होता है, ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का, तो स्पर्म का जो ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें एक पार्टिकुलर टाइप की जो है एंजाइम प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंजाइम एक केमिकल प्रेजेंट होता है, तो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है गोल्गी एपरेटस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसे हैं,
Small granules either scattered in the cytoplasm or attached to the outside of endoplasmic reticulum. देखिए अब राइबोसोम जो है हमें सेल में दो तरीके से मिल सकता है। सबसे पहले ये सेल साइटोप्लाज्म में इंडिविजुअली स्कैटर्ड है। नेक्स्ट ये हमको मिल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में। ठीक है, कैसा है ये? सिंगल वॉल है, डेंस है, स्फेरिकल बॉडीज है, कंपोज्ड मेनली ऑफ आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोम कैसा है? ये सिंगल वॉल का है, ये काफी ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, ये स्फेरिकल बॉडी है जो कि किसकी बनी हुई है? मेनली ये आरएनए की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आरएनए की बनी है तभी तो राइबोसोम प्रोटीन बना पा रहा है। ठीक है, इसका फंक्शन भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का ही फंक्शन है इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, सो मेम्ब्रेन सेल्स बर्डेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये दो ऐसे सेल ऑर्गेन्स हैं जो कि गोल्जी बॉडी से ही बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, मतलब सेल के अंदर जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी सेल को नीड नहीं है या कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है जिसको सेल की जरूरत नहीं है, वो सेल के लिए हार्मफुल है, तो उसका डाइजेशन क्या करेगा? लाइसोसोम करेगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस। यहाँ फॉरेन सब्सटेंस का मतलब ऐसे ये होता है कि सेल के जो पार्टिकल्स हैं उनके अलावा बाहरी एनवायरनमेंट में से कोई पार्टिकल आ रहा है जो कि सेल के लिए हार्मफुल है, उसे हम फॉरेन सब्सटेंस कहेंगे। When cell is old or injured, these rapidly destroy organelles, hence called suicide packs. एक फंक्शन और क्या है लाइसोसोम का? वो ये है कि अगर सेल पुरानी हो गई है या सेल में कोई इंजरी हो गई है, अब सेल जो है बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, अब हमें सेल की नीड नहीं है, उस केस में लाइसोसोम क्या करता है? वो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है? सेल सुसाइड हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लाइसोसोम को एक नाम और कह देते हैं, इट इज सुसाइड बैग। क्यों? क्योंकि सेल अपने सुसाइड बैग को ही हमेशा अपने साथ लेके चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। नेक्स्ट क्या कर रहा है ये? जब बोन का फॉर्मेशन होता है उस टाइम कार्टिलेज का डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के पास ही प्रेजेंट होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम्स क्या है? सेंट्रोसोम्स वो रीजन है जो कि सेंट्रियोल्स को सराउंड करता है, जो कि न्यूक्लियस के पास दिखता है। ठीक है, इट कंटेन 1 or 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स सराउंडेड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से। फंक्शन क्या है? इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम्स क्या कर रहा है? ये सेल डिवीजन को इनिशिएट कराता है। फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्म कर रहा है एस्टर्स की हेल्प से। अब इसको हम वैसे समझते हैं, जब सेल डिवीजन की स्टेज में पहुंचती है तब उसके पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के पास इस तरीके से जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एस्टर्स। ठीक है, अब सेल डिवीजन के टाइम पे हमको क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है। क्यों? क्योंकि अब हमें सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल्स करेंगे, अब दोनों सेल्स के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाने चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना पड़ता है। तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से जो है अरेंज होते हैं। ठीक है, सो इन एस्टर्स के थ्रू क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, इन स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम है? ये जो 2 हमें क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं इनको सेपरेट करता है अपोजिट पोल पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरफ चला जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पे भी सेंट्रोसोम्स होंगे जो कि स्पिंडल फाइबर्स जनरेट कर रहा होगा, तो उसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स जो है वो इस साइड को चले जाएंगे, तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। तो ये काम कराता है कौन? सेंट्रोसोम्स। फिर चलते हैं हम पीछे। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स अब किसके पास प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ
प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेवरल काइंड, मोस्ट कॉमन वन आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। नाउ प्लास्टिड काफी टाइप के होते हैं, बट इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट, इट इज डबल मेम्ब्रेन प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स कंटेन डीएनए। प्लास्टिड कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है इसका, एंड इसके पास भी अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना खुद का डीएनए था, उसी तरीके से प्लास्टिड के पास भी उसका अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, disc-like structure called thylakoid contain chlorophyll. Now, plastid के अंदर disc-like structure present होता है, उस disc-like structure को हम thylakoid कहते हैं, and इस thylakoid के अंदर ही क्या present है, chlorophyll present है, ठीक है। assume कर रहे हैं हम कि ये plastid है। अब इस plastid के अंदर इस तरीके से disc-like structures present होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम थैलाकोइड कहते हैं, एंड इन थैलाकोइड्स के अंदर ही ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज क्लोरोफिल। इस तरीके से, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ग्रीन कलर का है। क्या करेगा, ट्रैप करेगा सोलर एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, स्टार्च के स्टोरेज का। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है, ये फ्रूट्स को एंड फ्लावर्स को उनका कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कंटेन पिगमेंट्स ज़िंथोफिल which provide yellow color and carotene which provide orange and red pigment, ठीक है। तो हमने तीन टाइप के प्लास्टिड्स पढ़े। सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट में हमने ये देखा कि वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज क्लोरोफिल। क्या कराएगा, वो फोटोसिंथेसिस कराएगा। उसके बाद हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च की स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। थर्ड पढ़ा हमने क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है, वो प्लांट के फ्रूट्स को एंड उसके फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। जिसमें हमने पार्टिकुलरली दो पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो है येलो कलर प्रोवाइड करा या येलो पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। कैरोटीन ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट प्रोवाइड करा रहा है। इसके बाद है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, मोस्टली spherical and dense. Nuclear membrane with pores allow to substance to enter and leave. Contain network of thread-like structure called chromatin fiber which contain DNA. तो यहाँ अभी हमने जो है चार प्रॉपर्टीज पढ़ी न्यूक्लियस की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है पूरी सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि ये मोस्टली स्फेरिकल होता है एंड डेंस होता है। डेंस का मतलब होता है काफी ज्यादा गाढ़ा, ठीक है। ये मोस्टली स्फेरिकल शेप होता है न्यूक्लियस का एंड काफी ज्यादा डेंस होता है। थर्ड हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स को आने के लिए अलाउ करते हैं एंड न्यूक्लियस में से भी कुछ सर्टेन पार्टिकल्स को साइटोप्लाज्म में जाने के लिए परमिट करते हैं। उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट ये पढ़ा कि इट कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर व्हिच कंटेन डीएनए। ना न्यूक्लियस के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे इस इमेज में दिखा रहा है कि यहाँ पे धागे की तरह काफी सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो धागे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर में क्या है, इनके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं, ये है न्यूक्लियस एंड ये है न्यूक्लियर के अराउंड। जैसे कि सेल के पास उसकी एक अपनी लेयर होती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के पास भी उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी इस तरीके से पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये परमिट करते हैं कि कोई भी सर्टेन पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है।
इसके बाद हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में इस तरीके से काफी सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। These are called क्रोमेटिन फाइबर्स। इन क्रोमेटिन फाइबर्स के पास क्या होता है, इनके पास होता है हमारा डीएनए, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसकी फंक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करा रहा है, ये सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को रेगुलेट करा रहा है। इफ रिमूव सेल डाइज, अगर हम सेल में से उसके न्यूक्लियस को ही निकाल देंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकती, सेल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, कंटेन क्रोमोसोम bearer of gene that control hereditary characters। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम क्या है, इसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। यहाँ हमने देखा क्रोमेटिन फाइबर्स को, ठीक है। हमने देखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, ठीक है। पर जब सेल अपने डिवीजन की स्टेट पे जाती है उस टाइम पे ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो है ये जॉइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो है किसका बना हुआ है, ये डीएनए का बना हुआ है। डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मोस्टली हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे फादर से एंड मदर से। तो ये क्या कैरी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं फादर एंड मदर दोनों से, ठीक है। तो ये क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स है जो कि ऑफस्प्रिंग को उनके पेरेंट्स से मिलता है एंड नेक्स्ट जब वो ऑफस्प्रिंग फिर बड़ा होगा तो वो कैरेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट अब हमें देखना है क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में। सो क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, a thin thread-like network in the resting stage of the nucleus which condense into chromosome during cell division। क्या बता रहा है कि क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो उस टाइम पे ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये किसके बने हुए हैं, दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स। फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स which are carrier of hereditary information। अब क्रोमोसोम हमें क्या बताया जा रहा है कि वो डीएनए का बना हुआ है, ठीक है। अब डीएनए में पार्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। वो जीन्स क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं हमारे पेरेंट्स से जो कि हमारे में ट्रांसफर होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, क्लियर स्पेस विथ वाटर और अदर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। वैक्यूल्स एक क्लियर स्पेस है, इसमें वाटर हो सकता है या अदर सब्सटेंस हो सकते हैं इन सॉल्यूशन। प्लांट सेल हैव फ्यू बट लार्जर वैक्यूल्स व्हाइल एनिमल सेल्स हैव स्मॉलर वंस, ठीक है। एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल सेल्स में छोटे छोटे एक दो वैक्यूल्स हो सकते हैं बट प्लांट सेल में काफी बड़े साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। कवरिंग बाय कवरिंग कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स की जो कवरिंग होती है मतलब आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, फूड, पिगमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल्स क्या कर रहा है, ये स्टोरेज कर रहा है, वाटर का स्टोरेज कर रहा है, फूड का कर रहा है, पिगमेंट का कर रहा है एंड वेस्ट प्रोडक्ट का भी स्टोरेज करता है, ठीक है। गिव टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल वॉल। नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्लांट सेल को उसकी टर्जिडिटी प्रोवाइड करा रहा है। कंटेन पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, वॉयलेट, ब्लू कलर एक्सेट्रा। उसके अलावा ये पिगमेंट भी कंटेन कर रहा है विच इज एंथोसाइनिन जो प्रोवाइड करा रहा है वॉयलेट एंड ब्लू कलर। नेक्स्ट इज ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स आर स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स स्टोर स्टार्च इन प्लांट सेल्स, glycogen in animal cells and fat containing granules which serve as food for the cell। ग्रेन्यूल्स कैसा है, इसको ये स्मॉल पार्टिकल्स है, क्रिस्टल, ये ड्रॉपलेट्स भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट सेल में स्टार्च का स्टोरेज करा रहा है, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन का स्टोरेज करा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये फैट भी कंटेन करता है जो कि सेल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल।
अब यहाँ पे हम एनिमल एंड प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे कुछ फीचर्स के बेसिस पे। सबसे पहला है साइज, ठीक है। तो प्लांट सेल यूजुअली लार्जर होता है साइज में एज कंपेयर टू एनिमल सेल, ठीक है, इसीलिए इट इज यूजुअली स्मॉल। नेक्स्ट सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा डेंस नहीं होता है, ठीक है, बट एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो काफी ज्यादा डेंस होता है एंड इसमें ज्यादा नंबर ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। So only a thin lining of cytoplasm mostly pushed to the periphery. यहाँ क्या कहा जा रहा है प्लांट सेल में कि जो साइटोप्लाज्म है ये मोस्टली थिन लाइनिंग का होता है एंड ज्यादातर जो सेल की पेरिफेरी की तरफ होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि जब हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हमने एक चीज और पढ़ी कि वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर प्लांट सेल में एक इतना बड़ा वैक्यूल आ गया, इसके बाद यहाँ पे ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ये वैक्यूल है एंड ये सेल न्यूक्लियस है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि साइटोप्लाज्म को उतना एरिया नहीं मिलेगा कवर करने के लिए। मोस्टली अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट भी होगा तो इस एरिया में होगा, यहाँ पे होगा और थोड़ा बहुत इन जगहों में होगा, ठीक है। बट वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के पास बड़े साइज के वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो एक या दो प्रेजेंट होंगे, वो भी काफी छोटे साइज के, ठीक है। तो उसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं या कोई भी चीजें हैं, तो उसमें मोस्टली जो एरिया कवर करेगा वो किसका होगा? साइटोप्लाज्म का होगा, ठीक है। इसलिए एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफी ज्यादा पूरे सेल को कवर करता है, वहीं प्लांट सेल में काफी कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, यूजुअली प्रेजेंट, बट एनिमल सेल में प्लास्टिड की कोई जरूरत ही नहीं है तो वो प्रेजेंट ही नहीं है। फिर है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को प्लांट सेल में जरूरत नहीं है, उसको कहाँ नहीं है? एनिमल सेल में। इसके बाद में वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफी लार्ज होते हैं एंड प्रोमिनेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल्स इफ एनी आर स्मॉल एंड टेम्पररी कंसर्न विद एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एनिमल सेल में अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो काफी ज्यादा स्मॉल होंगे एंड टेम्पररी होंगे एंड इनका कंसर्न होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द 3 एसेंशियल पार्ट। अब हम सेल के 3 एसेंशियल पार्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एसेंशियल पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इन सर्कल्स द सेल, ये पूरे सेल को कवर करता है। इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन हैविंग फाइन पोर्स। सेल मेम्ब्रेन कैसा है? एक लिविंग मेम्ब्रेन है, थिन है, फ्लेक्सिबल है। इसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज सेमी परमेएबल, also called selectively permeable or differentially permeable। सेल मेम्ब्रेन कैसा है? सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल के अलावा इसको दो नाम और बताए गए हैं, एक selectively permeable है, एक differentially permeable है, ठीक है। मीनिंग दैट इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू व्हाइल प्रिवेंटिंग अदर्स। सेल मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर साइज के ही पार्टिकल्स को परमिट करेंगे कि वो सेल साइटोप्लाज्म में एंटर कर सके या सेल साइटोप्लाज्म से बाहर एनवायरनमेंट में जा सके, ठीक है। इन प्लांट सेल एन एडिशनल आउटरमोस्ट नॉन लिविंग कॉल्ड सेल वॉल सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल के केस में क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कैसी है? एक नॉन लिविंग लेयर है, ठीक है। द सेल वॉल इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है ये मोस्टली सेलुलोज की बनी हुई है। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। किस सेल की बात हो रही है? प्लांट सेल की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज फ्रीली परमेएबल अलाउइंग सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की तरह ये सेलेक्टिवली परमेएबल नहीं है कि कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल को ही परमिट करेगी कि वो सेल के अंदर एंटर करे। सेल वॉल जो है ये फ्रीली परमेएबल है, ये हर एक पार्टिकल को परमिट करती है कि वो सेल के अंदर भी आ सके या सेल साइटोप्लाज्म से आउटर एनवायरनमेंट में भी जा सके विदाउट एनी हिंड्रेंस। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is the part of the cell which is inside the cell membrane and outside the nucleus.
सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस के आउटसाइड तक का जितना भी एनवायरनमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। This is cytoplasm. It is semi-liquid substance. ये fully liquid नहीं है, semi-liquid substance है, means jelly-like substance है ये. Many chemical reactions catalyzed by enzyme occur in it. साइटोप्लाज्म में सेल के मोस्टली केमिकल रिएक्शंस जो है साइटोप्लाज्म में होते हैं. It contains several organelles, each concerned with a specific function. साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं और हर एक ऑर्गेनल का अपना एक डिफरेंट फंक्शन है. The part of the cytoplasm other than the organelles is called cytosol, which constitute mainly the liquid medium. यहाँ क्या कहा जा रहा है कि साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होती है उसे हम साइटोसोल कहते हैं. साइटोसोल जो है पूरा एक लिक्विड मीडियम है. ठीक है, जैसे ये सेल है, ये सेल न्यूक्लियस हो गया. अब यहाँ पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. ठीक है, सेल का इतना पार्ट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसी भी टाइप की सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे साइटोसोल. ये साइटोसोल कैसा है, ये बिल्कुल लिक्विड मीडियम का है. ठीक है, सो ये डिफरेंस हो गया साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल के बीच में. इसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पे है अब न्यूक्लियस की बात हो रही है. ठीक है, सो न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्पेक्ट्रल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस मोस्टली या मोस्ट सेल्स में जो है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस. इसके बाद इट्स सराउंडेड बाय अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियर पोर्स. जैसे सेल के अराउंड एक उसकी कवरिंग है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड भी उसकी कवरिंग है. अब इस न्यूक्लियस की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज सेमी सॉलिड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेनिंग वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियोली. ठीक है, अब क्या है, जैसे कि सेल के अंदर उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसे हमने साइटोप्लाज्म कहा, वो कैसा था, सेमी लिक्विड था. उसी तरीके से न्यूक्लियस का जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, 1 to 2 राउंड शेप न्यूक्लियोली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस लेते हैं. ठीक है, एंड न्यूक्लियस के अंदर जो राउंड शेप सब्सटेंस हम बता रहे हैं ये है न्यूक्लियोली. ठीक, द न्यूक्लियोली इज अ स्मॉलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, ये न्यूक्लियोली किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है प्रोटीन की. एंड ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये प्रोड्यूस करती है या फॉर्म करती है राइबोसोम्स. ठीक है, तो ये फंक्शन है न्यूक्लियोली का. इसके बाद नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, ये पूरा जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. यहाँ पे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. उसके बाद जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो अंदर का एरिया होता है न्यूक्लियस का, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. नेक्स्ट, न्यूक्लियस में राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. न्यूक्लियोलस प्रोटीन का बना हुआ है एंड ये फॉर्मेशन करता है राइबोसोम्स की. एंड न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इस तरीके से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं
ये क्या है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क या इन्हीं को हम क्रोमेटिन फाइबर्स भी कह सकते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में डार्क कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फाइबर्स दिखते हैं जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर्स कह रहे हैं। These chromatin fibers condense into short thick chromosome during cell division। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सेल डिवीजन के टाइम पे ये कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके बाद है फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द ऑर्गेनल्स। अब हम ऑर्गेनल्स को देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनल्स आर द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन अ सेल कंसर्न विद डेफिनेट फंक्शन, ठीक है। ऑर्गेनल्स एक स्पेशलाइज्ड टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिनका अपना एक डिफरेंट सबका फंक्शंस होता है। द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल व्हिच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, nucleus and other living bodies are collectively called protoplasm or protoplast। अभी यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेल के लिविंग पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल के लिविंग पार्ट्स में जो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड जितनी भी अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारी आएंगी। तो इन सभी लिविंग पार्ट्स को मिला के हम कहते हैं या तो प्रोटोप्लाज्म या तो प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो टर्म प्रोटोप्लास्ट है ये ज्यादा अप्रोप्रिएटली हम यूज करते हैं प्लांट सेल के केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। एंड सेल वॉल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल को रिमूव करके जितना भी सेल का पार्ट आएगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ए टू जेड सारी की सारी चीजों को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। कब? only after the removal of cell wall। next is the living bodies called organelles are same in both plant and animal cell except for the cell wall and chloroplast present in animal cell only, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में जितनी भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो सभी सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है यहाँ पे सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के पास ना तो सेल वॉल प्रेजेंट है ना ही उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उसी तरीके से सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। उसी तरीके से सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, ये एब्सेंट हमें मिलेगा प्लांट सेल के केस में। The various organelles are nucleus, nucleolus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies, lysosomes, vacuoles and cell membranes। ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉमन हमें मिलेंगे इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स। अब हम ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या होते हैं? द ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस। ऑर्गन्स क्या है? ये बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल्स क्या है? ऑर्गेनल्स इज अ पार्ट ऑफ द सेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर इट। वही ऑर्गेनल्स क्या है? ऑर्गेनल्स सेल्स के पार्ट हैं जो कि अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। ऑर्गन कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अगर हम ऑर्गन्स को साथ में कंबाइन करें तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। एंड अगर हम ऑर्गेनल्स को साथ में कंबाइन करें तो उससे क्या होगा? एक सेल की फॉर्मेशन होगी। उसी तरीके से ऑर्गन्स आर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ऑर्गन कैसे है? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, मतलब इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नेकेड आई से भी इजीली से अपने ऑर्गन्स को देख सकते हैं। बट ऑर्गेनल्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनल्स कैसे हैं? ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम सेल को ही आप नेकेड आई से नहीं देख सकते तो सेल में जो प्रेजेंट है ऑर्गेनल्स जो कि सेल से भी छोटे हैं साइज में, उसको ऑब्वियस सी बात है हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप्स की हेल्प पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अनियन के लिए, ठीक है। ये आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें हम जो है अनियन को यूज करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे
रख के ये देखेंगे कि उसकी सेल्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ नहीं करना, एक अनियन के एक बहुत ही फाइन से पीस को लेना है, ठीक है। उस पीस को हमें जो है इस तरीके से सबसे पहले अनियन को 4 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, फिर उसमें से एक सिंगल पार्ट्स को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी पॉइंटेड पार्टिकल। इसके बाद हम इसे डायरेक्ट करेंगे एक पार्टिकुलर टाइप के केमिकल से विच इज आइदर आयोडीन और यूसिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसे जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। जब हम अपनी सेल को या ये कहें अनियंस को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें सेल का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, एक कॉमन चीज जो नोटिस करी गई वो ये है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक साइड की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है, विच इज यूजुअली केस इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ठीक है। अब प्लांट सेल में न्यूक्लियस कॉर्नर की तरफ क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली उसका जो पार्ट है वो कौन कवर कर रहा है, वैक्यूल्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। जब पूरे पार्ट में वैक्यूल ही आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस को एक कॉर्नर की तरफ आना ही होगा। तो ये चीज एक कॉमन जो है देखी गई कि मोस्टली जो सेल्स थे उन सभी का जो न्यूक्लियस था वो कॉर्नर की तरफ शिफ्टेड है, जो कि हमें मोस्ट प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपके क्लास में। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस की टू द लाइफ ऑफ अ सेल। अब हम ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियस कैसे एक सेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऑल्दो एवरी पार्ट ऑफ द सेल कंट्रीब्यूट्स टू द लाइफ ऑफ द सेल एज होल, येट द की परफॉर्मर और द मास्टर ऑफ ईच सेल इज द न्यूक्लियस। दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन अमीबा। अब हम न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं सेल में अमीबा को देखिए, ठीक है। तो यह एक एक्सपेरिमेंट करा गया है, यहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पार्ट ए, बी एंड सी। अब पार्ट ए में हमने क्या देखा कि एक अमीबा है, इसके पास इसका न्यूक्लियस है, ये अमीबा इजीली डिवाइड करा 2 डॉटर सेल्स में। वो डॉटर सेल्स आगे चल के फिर ये मैच्योर हुई, फिर इन्होंने डिवाइड करा, फिर यहाँ पे हमें जो है इस तरीके से 4 डॉटर सेल्स मिल गई, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन हुआ यहाँ पे। अब एक्सपेरिमेंट बी में हमने क्या करा, हमने न्यूक्लियस जो है अमीबा के पास से रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अब अमीबा जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा। यहाँ पे अमीबा जो है वो डाई कर गया। तो ये क्यों हुआ, न्यूक्लियस के निकालने से हुआ। इस चीज को आगे फिर देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर सी में हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने 2 अमीबा लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट अमीबा में से जब हमने उसके न्यूक्लियस को रिमूव करा तो उसके लिए हमने एक डोनर अमीबा लिया, जिसके न्यूक्लियस को हमने इस अमीबा में ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, रेसिपिएंट बन गया। अब यहाँ क्या है, ये अमीबा इजीली अपना डिवीजन जो है करता जा रहा है। आगे फिर ये डॉटर सेल्स और डिवीजन करेंगी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से फिर ये डिवीजन आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये बात होगी रेसिपिएंट की। बट अब डोनर के केस में क्या होगा, जिसने अपना न्यूक्लियस दे दिया किसी और अमीबा को, ये डोनर आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, इसकी भी क्या होगी, बी वाले अमीबा की तरह जो है डेथ हो जाएगी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि सेल में हर एक पार्ट की अपना फंक्शन है, ठीक है, बट न्यूक्लियस का एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हम सेल में से उसके न्यूक्लियस को ही रिमूव कर देंगे तो आगे सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है। सो आई होप इसी के साथ आपका ये लेक्चर यही कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।